आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा और मेरे साथ हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, बहुत स्वागत है आपका। आज आपको सावधान करना था अफवाहों से। जरा तो अफवाहों से सावधान, क्योंकि वो सच भी हो सकती हैं। आमतौर पर कहावत यह है कि अफवाह पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन आजकल अफवाहें ही सच हो रही हैं, तो हम क्या करें। टीएमसी टूटेगी अफवाह से शुरू हुई और खबर बन गई और इतनी बड़ी टूट हो गई। ऐसा शिवसेना में हुआ। अब ये अफवाहें जो हैं एनसीपी को लेकर भी चल पड़ी हैं। ये अफवाहें अब समाजवादी पार्टी को लेकर के चल पड़ी हैं। और मुझे तो एक मिले, उन्होंने कहा कि अभी आप तो आरजेडी पर नजर रखिए, 4 लोकसभा के सांसद उनके भी हैं। और तो ये यहाँ तक बात जा रही है। तो इन अफवाहों की बात अभी करेंगे, लेकिन आज एक बड़ी मुलाकात हुई है। अमेरिका के भारत में राजदूत सर्जियो गौर की गृहमंत्री अमित शाह से मीटिंग हुई है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फ्रांस में मीटिंग हुई थी। उसके अगले ही दिन इस मुलाकात के क्या मायने हैं, क्या बात निकली, देवेंद्र से पहले ये पूछ लेते हैं। जी देवेंद्र। देखिए, ऑफिशियली अगर आप देखें तो दोनों ही नेताओं ने, गृहमंत्री अमित शाह और अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने जो एक्स पोस्ट किया है, उसमें जाहिर तौर पे सिक्योरिटी, नार्को टेरर, इस तरह की बातों को लेकर, और वो समझा भी जा सकता है कि गृहमंत्री के हिसाब से अगर आप देखें तो वो एक बहुत ही अभी उनका कहें कि टॉप एजेंडा की चीज़ें हैं। दूसरा, अमेरिका के हिसाब से देखें कि अमेरिका का उसमें रोल कहाँ आता है। फॉर एग्जांपल, जैसे बांग्लादेश को लेकर हमारे सिक्योरिटी की जो चीज़ें हैं, उसमें यूएस का भी कहीं ना कहीं बॉर्डर सिक्योरिटी की भी बात कही है। हाँ, तो ये सारे पहलुओं पर तो बात हुई ही होगी, और दोनों ने जब बता दिया तो वो तो हुई ही है। इसके अलावा एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सर्जियो गौर को FCRA कानून को लेकर उनके लिए उन लोगों का अपना एजेंडा रहता है, उसमें हम लोग बहुत सख्ती कर रहे हैं। हाँ, मतलब FCRA कानून मतलब ये हो गया कि सामान्य लोग तो समझते ही हैं उसको कि बाहर से जो फंडिंग NGOs को होती है उस पर भारत की सरकार लगाम लगा रही है। उसके लिए वो बिल लेकर आया गया है। 2020 में भी एक बिल लेकर आया गया था। तो 2020 का जो बिल था ना सौरभ, वो इस लिहाज से था कि जो संपत्ति का ट्रांजैक्शन है, बाहर से फंडिंग का फ्लो है, उस पर नकेल कसने के लिहाज से था कि कितना आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव मद में आप कितना खर्च करेंगे, दूसरे को नहीं देंगे, तमाम सारी चीज़ें। क्योंकि ये उसके पहले इनपुट ये था कि फॉरेन फंडिंग जो आती है NGO के नाम पर, और उसका दुरुपयोग किया जाता है देश के खिलाफ कई सारे केसेस में, सारे नहीं लेकिन उसमें ऐसे भी चीज़ें सामने आ रही थी। तो वहाँ पर ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि इस पर लगाम लगाई है। जैसे बहुत सारे नक्सल के खिलाफ आप देखते होंगे कि इस तरह के जो प्रोटेस्ट होते थे, नक्सली कुछ हमला कर रहे हैं साइलेंट, जैसे ही नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई होती थी, ये तथाकथित ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट सामने आ जाते थे। उन सब चीज़ों के पीछे वजह ये समझी जा रही थी कि इनके फंडिंग जो हो रही है बाहर से हो रही है, और देश को कमज़ोर करने के लिहाज से उस फंड का इस्तेमाल किया जाता था। तो 2020 वाला जो अमेंडमेंट था उसमें था 2026 में जो बिल लेकर आया गया, उसमें जो फंड आपके पास आ गया और यहाँ जो प्रॉपर्टी खड़ी की गई है, जो संपत्ति खड़ी की गई है, उसको रेगुलराइज करने के लिए कठोरता के साथ उससे संबंधित वो बिल है। मतलब अगर आपकी जो संपत्ति है, मान लीजिए यहाँ पर NGO ने जो खड़ी की फॉरेन फंडिंग के आधार पर, और उनका लाइसेंस रद्द हो जाता है या रिन्यू नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में वो जो प्रॉपर्टी है वो डेडिकेटेड अथॉरिटी यानी कि जो गवर्नमेंट एजेंसी होगी उसके पास चली जाएगी। तो इन सब चीज़ों को लेकर उनके कंसर्न है, समझा जा सकता, हो सकता है कहीं एक सांसदों ने वहाँ चिट्ठी विट्ठी लिखी है शायद अपने विदेश मंत्री को या किसी को कि इस पर कुछ कीजिए। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ सौरभ ये कि ट्रेड डील में भी आपने देखा होगा कि वो इनका डोमेन नहीं है सर्जियो गौर का, लेकिन वो खूब एक्टिव रहते हैं। और उनको इतना तो पता ही होगा ना कि प्राइम मिनिस्टर के बाद अगर कोई सबसे पावरफुल मिनिस्टर है तो कहाँ वो बात समझाने की कोशिश करनी चाहिए। सर्जियो गौर का अगर आप एक्स अकाउंट खोलेंगे, उनका पिन ट्वीट है, प्रेसिडेंट ट्रम्प कॉल्ड मी टुनाइट, ही हैड ए क्लियर मैसेज, आई लव प्राइम मिनिस्टर मोदी। ये उनका पिन ट्वीट है, जो उन्होंने अपने एम्बेसी के फंक्शन में नहीं फोन कर दिया था ट्रम्प ने, तो उन्होंने उसको पिन ट्वीट लगा रखा है। मतलब वो आदमी दिल से जुटा हुआ है भारत और अमेरिका के बीच कुछ बेहतरी कराने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये दूसरी चीज़ है, संभव है कि इन सारी बातचीत के अलावा अनौपचारिक तौर पे इस पर भी कुछ चर्चा हुई है, लेकिन ये सिर्फ आकलन है, घोषित तौर पे तो वही सारी बातें। तो फिर अब जो मैं आपको अब जिन अफवाहों की बात करने जा रहा हूं, तो फिर वो अफवाहें आपको दूर करनी पड़ेंगी, नहीं तो लोग सच मान लेंगे उनको। तो ताज़ा अफवाह जो चली पड़ी है शिवसेना के साथ, तो देखिए आज हो गया। आज एक मीटिंग बुलाई थी उद्धव ठाकरे के कहने के ऊपर, जो उनके साथ 3 लोकसभा के सांसद बचे हैं, उनमें से जो सीनियर मोस्ट सांसद है, जो चीफ विप भी हैं, उन्होंने मीटिंग बुलाई
यूबीटी के सांसद की सबको बुलाया जाए, कुल 9 हैं, 6 के टूटने की खबर कल तक थी, कल तो गाली वाली दे दी थी संजय राउत जी ने। उनको फिर भी उम्मीद रही होगी कोई एक भी अगर उनमें से आ जाए वापस, सिर्फ एक चाहिए था उनको, तो उनके 2/3 नहीं होंगे दूसरे बागी गुट के पूरे, और वो अलग नहीं जा पाएंगे। लेकिन वो एक भी वापस नहीं आया, वो 3 के 3 ही रह गए 9 में से। सुबह उनकी मीटिंग में वो 3 ही लोग थे। तो ये तो अफवाह अब रह नहीं गई है, उन्होंने तो अब सेपरेट अपना जो है एक इंतज़ाम कर लिया है। लेकिन देवेंद्र बता देंगे कि उस कल रात से लेकर अब तक क्या हुआ, ये तो समझ भी नहीं आई, ये मीटिंग उन्होंने बुलाई किस लिए थी। सौरभ, जब ये लोग कल गाली गलौज में मशगूल थे, तो उससे पहले आप देखें तो जो इनके असंतुष्ट सांसद हैं वो बाकायदा स्पीकर के यहाँ अपनी चिट्ठी उठी देकर वो होटल में आराम फरमा रहे थे। एरोसिटी एयरपोर्ट के पास जो एरोसिटी है वहाँ पे जो होटल्स हैं वहाँ पे, और फिर वो लोग निकल भी गए थे अच्छा मुंबई। तो इस बैठक का मकसद इस गुट के लिहाज से, शिवसेना यूबीटी के लिहाज से सिर्फ ये था कि वो एक आधार बनाना चाह रहे थे कि हम विप हैं, विप लागू होगा सांसदों पर, उसके लिए बैठक बुलाई जाए। उनको ये पता था कि अब ये सब सारी चीज़ें विप का मतलब होने नहीं जा रही हैं, लेकिन एक कानूनी आधार बना रहा था लोग। हालांकि इस कानूनी आधार का कोई मतलब नहीं है। चीफ विप ने बैठक बुलाई और उस बैठक में कोई सांसद ना जाए, इससे कोई अनुशासनहीनता का मामला नहीं माना जाता। अगर बार बार इस तरह की चीज़ें हों और किसी सांसद के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करना चाहती हो, तो वो इसको एक आधार बनाएगी कि आप पार्टी की बैठकों में भी नहीं जा सकते। यहाँ आप कार्रवाई तो करना नहीं चाह रहे हैं, भाई क्या कार्रवाई करेंगे, उनको बाहर निकालेंगे, सस्पेंड करेंगे, वो तो ऑलरेडी जा चुके हैं। तो ये सब चीज़ें दिखावे के लिहाज से है। अब कारण बताओ नोटिस जारी करने को बोला गया कि कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे, सोकॉज नोटिस जारी करेंगे, तो इन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। और व्हिप, सौरभ, जब बिल पर वोटिंग होता है उसके लिहाज से ही वो होता है, बाकी सामान्य तौर पर बैठकों के उसका कोई मतलब लेकिन नहीं। स्पीकर साहब के पास तो चिट्ठियां जमा होती जा रही हैं। अभी टीएमसी वाली दो चिट्ठियां पहुंची हुई हैं उनकी दोनों ग्रुप्स की, अब इनकी 2 पहुंच गई हैं निश्चित तौर पे। और उनकी माथापच्ची सोचिए, तमाम लीगल एक्सपर्ट से वो बात कर रहे हैं, क्योंकि अपनी कुर्सी का भी है गरिमा, पद की गरिमा मर्यादा इस रूप में रहती है कि जब भी कोई आप डिसीजन लें तो एक ठोस निर्णय होना चाहिए और कानून सम्मत वैधानिक तौर पर। टीएमसी वाला तो काफी दिन हो गए, लेकिन अब उसमें तो अभिषेक बनर्जी को बोला भी गया था कि भाई उनको तो बुलाया है, शायद आज ही जाना था शायद हाँ, तो उनको बोला भी गया था, लेकिन वहाँ पे उनको क्योंकि स्कूल वाले मामले में पूछताछ वगैरह सारी चीज़ें चल रही हैं। इसमें भी वही होगा कि भाई दोनों पक्षों को सुना जाएगा सब कुछ, लेकिन इसमें बेसिक फैक्ट ये होता है कि नंबर्स आपके पास हैं कि नहीं है। ठीक है, अगर नंबर्स नहीं है तो फिर तो अब गुंजाइश दोनों, वो तो मर्जी हो गया एनसीपीआई में, शिवसेना में भी गुंजाइश नहीं रह गई, गुंजाइश खत्म हो चुकी है। और आप सोचिए सौरभ कि अगर किसी प्रकार की गुंजाइश की ये उम्मीद करते भी, तो उस तरह की गाली निकाल कर आप गुंजाइश आज भी वही कर। संजय राउत ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाली दी और फिर कहा इसको काटना मत, इसको जरूर दिखाना। आज उन्होंने पार्लियामेंट में जहां जिस भी कमरे में उनकी मीटिंग होने वाली थी ये, वहां फिर कैमरे पर रिपोर्टर्स के सामने बार बार एक शब्द का इस्तेमाल किया, गाली का इस्तेमाल किया, बार बार करते रहे और आज भी कहा कि ये दिखाना जरूर। फिर उसके बाद वो एयरपोर्ट पहुंचे, एयरपोर्ट पर फिर उन्होंने मीडिया से बात की और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने जो भी शब्द इस्तेमाल किए सोच समझ के इस्तेमाल किए और गद्दारों को गाली नहीं देंगे तो क्या करेंगे। और पार्लियामेंट के सोचिए, संविधान सदन जो पुरानी बिल्डिंग पार्लियामेंट वाली है, उसमें शिवसेना यूबीटी का जो दफ्तर है उस वहीं पे मीटिंग हुई थी और उसके बाहर ये हालत है। आप सोचिए कि अगर अपने सांसद को आप इस प्रकार की गालियां दे रहे हैं, बार बार दे रहे हैं, कैमरे के सामने दे रहे हैं, तो उसके बाद बाकी लोगों को भी, जिनको ये ख़राब लग रहा होगा कि दल बदल क्यों हो गया, ये सांसद क्यों स्विच कर गए, उनके अंदर भी ये समझ तो होगी ना कि अगर इनका नेता ऐसे हैंडल करता था सांसदों को, सार्वजनिक तौर पर इस तरह से दिख रहा है, तो बंद कमरे में न जाने क्या क्या होता होगा। तो अच्छा ही हुआ कि वो चले गए। अब वो जस्टिफिकेशन जो था सौरभ, वो ये लोग बुरी तरह से खो देते हैं। और इसमें एक चीज़ और सोचिए, अगर इसी तरह की भाषा किसी भी बीजेपी के सांसद को छोड़िए, स्थानीय स्तर के प्रवक्ता के भी निकली होती, तो सोचिए जो इकोसिस्टम है कितना माहौल बनाया होता। और यहाँ पर किसी को मुख्य प्रवक्ता नेक्स्ट टू उद्धव ठाकरे हैं, राज्यसभा सांसद हैं, और वो अपने सांसद के बारे में इस तरह से गालियाँ निकाल रहे हैं। आप यूपी वाली बता दीजिए। खबर है कि अफवाह है, क्योंकि इस अफवाह को बहुत लोग बढ़ा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर लगातार लगे हुए हैं। अब उन्होंने इसमें कह दिया बलिया का बागी लीड करेगा बागी गुट के सांसदों को, तो बलिया के सांसद सफाई देते घूम रहे हैं सनातन पांडे जी। और ये भी उन्होंने कह दिया कि ब्राह्मण नाराज हैं और इसलिए वो पांडे जी लीड करेंगे। और आज जो निषाद जी हैं, संजय निषाद, दूसरे वो भी मंत्री हैं और घटक दल के मेंबर, उन्होंने भी कह दिया 2 दर्जन से ज़्यादा सांसद टूटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं समाजवादी पार्टी, क्योंकि उनको अपने क्षेत्र में काम करवाना है और वो सरकार के साथ रह के ही काम
हो सकते हैं। इससे पहले कल उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इस बात को कह चुके हैं कि 25-26 लोग तो जब चाहें हम ले लें, हम ही लोगों ने दरवाजे बंद किए हुए हैं, वो तो दरवाजे पर खड़े हैं। बताइए साहब। पहले दोनों की बात कर लें, अगर संजय निषाद या ओम प्रकाश राजभर, तो वो मजे ज़्यादा ले रहे हैं। ओके, वो एक कह सकते हैं ना कि टीच करना, समाजवादी अखिलेश यादव को चिढ़ा रहे हैं। करना, अखिलेश यादव को चिढ़ा रहे हैं, और चिढ़ाने का आधार उनका ये बन जा रहा है क्योंकि बाकी अलग अलग राज्यों में ये चीज़ें हो रही हैं, तो उस आधार पे अदरवाइज उन सांसदों के पास इस तरह का पॉलिटिकल कैपिटल नहीं कि समाजवादी पार्टी में कोई अगर टूट होनी हो तो वो सारे असंतुष्ट सांसद उन लोगों को अप्रोच कर रहे होंगे। ऑब्वियसली, बिल्कुल ठीक है ना, उनके भाई, पास ये तो कम से कम व्हीकल नहीं बनने वाले उनके, बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक नहीं, तो उनको भनक भी उस रूप में उनको नहीं लग सकती। उनका अपना एक सिर्फ एक अंदाजा और मजा लेने वाली आदत जो है वो हो सकती है। यूपी में बीजेपी और एनडीए के नेताओं की अगर आप बात करें तो इस तरह के नेता जो हैं वो केशव प्रसाद मौर्य हैं, जिनसे कई सारे समाजवादी पार्टी के सांसद अगर प्रदेश के नेताओं से संपर्क कराना हो तो, हालांकि जब लोकसभा के सांसद हो जाते हैं और उसी लोकसभा के सांसद जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठे रहे होते हैं, तो वहाँ पर फिर उन सांसदों को पता होता है कि अगर कोई बात दिल्ली पहुँचानी है, कुछ करनी है, किसी भी दल के सांसद हो तो किस व्यक्ति को कहना चाहिए, कि कौन सा तरीका होना चाहिए, ये उनको बखूबी मालूम होता है। उसके लिए वो प्रदेश का रास्ता अब वो बहुत अख्तियार कर लें, सीधे दिल्ली आ जाते, सीधे नहीं, अब वो ये करेंगे इतने दिनों के बाद। लेकिन इसकी एक कहानी है सौरभ कि जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए थे, और जो हमें सोर्सेस से ही पता चला है, तो उसमें लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद समाजवादी पार्टी के कुछ सांसदों ने केशव प्रसाद मौर्य से संपर्क किया था, ऐसा पता चला। मतलब आप कह सकते हैं कि तथाकथित संपर्क किया था। ये जानकारी आपके पास नहीं है या तब से है? तब से है। ओके, तो वो बीजेपी के सोर्स से है, तो क्योंकि समाजवादी पार्टी के वैसे सांसदों ने मुझसे नहीं बताया है कि हाँ हमने संपर्क किया था, इसलिए मैं तथाकथित शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो उस समय जहाँ बीजेपी कॉरिडोर में से हमें ये बात जानकारी मिली कि केशव प्रसाद मौर्य ने इस बात को यहाँ पर दिल्ली में टॉप ब्रास के सामने, टॉप लीडरशिप के सामने रखा था कि समाजवादी पार्टी के कुछ सांसद तो संपर्क कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों को भी मेजॉरिटी की ज़रूरत है और हम एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जितने नंबर्स चाहिए हमारे हो जाएंगे अगर आप लोग लेने को तैयार हों तो। ओके, केशव प्रसाद मौर्य जाहिर तौर पे बहुत ज़्यादा उत्साहित हुए इस बात को लेकर, उनको ये लगा कि ये तो अच्छी बात है और पार्टी के टॉप लीडरशिप एकदम गदगद हो जाएगी कि हमारे अपने दम पे बहुमत 272 के नज़दीक पहुंच जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने दिल्ली में इस बात को कहा तो दिल्ली से उन्हें रेड सिग्नल मिला कि इसकी ज़रूरत नहीं है और इस तरह की चीज़ों को अभी करने का कोई मतलब नहीं है। जाहिर तौर पर बीजेपी के पास भले ही नंबर 240 थे, इनको पता था कि सहयोगी दलों के सहारे आराम से हम कंफर्टेबल हैं और पहले भी अपने दम पर बहुमत के बावजूद सरकार एनडीए की ही रही थी, इस बार भी एनडीए की ही रहनी है। खामखा इस तरह की चीज़ें कर कर जेडीयू के अंदर एक असुरक्षा दे दें कि क्यों ये लोग अपना नंबर बढ़ा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हमें डिच करेंगे। टीडीपी वाले के अंदर एक असुरक्षा दे दें कि क्यों ये अपना नंबर बढ़ाने लगे, हमें तो डिच नहीं करेंगे। वो एक दिमाग में तो आती है ना वो सारी चीज़ें। तो उस तरह के ऑपरेशन को लेकर बीजेपी के लीडरशिप ने उनको इजाज़त नहीं दी थी। सोर्सेज का ये भी कहना था कि बहुत इस पर टाइम भी नहीं दिया गया कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सीधे सीधे खारिज कर दिया गया था। अब बदली हुई परिस्थितियां हैं। एक लाइन जोड़ दूं, अब 2 साल में उन सांसदों का मन तो बदल नहीं गया होगा। हाँ, निश्चित जो चुनाव जीतते ही पाला बदलने के लिए तैयार रहा, मन ज्यादा मजबूत हो गया होगा। हाँ, उनके अंदर की इच्छा के हिसाब से समझें और स्वाभाविक तौर पर, मतलब स्वाभाविक तौर पर मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि उन सांसदों के हिसाब से सोचें तो बहुत सारे सांसद उनमें ऐसे हैं जिनको पता है कि वो एक माहौल था, बीजेपी संविधान बदल देगी या इस तरह की चीज़ें, और उसके खिलाफ हमें एक माहौल बना, हम जीत कर आ गए। अगली बार पार्टी हमें टिकट देगी कि नहीं देगी हमें नहीं पता, हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे न जाने क्या होगा। ख़ासतौर पर तब जब बीजेपी का वेव इस प्रकार का दिख रहा हो कि वैसे वैसे राज्यों में चुनाव जीत रही है, बंगाल जैसे राज्य में बीजेपी इस रूप में चुनाव जीत रही है। अब आप मुझे ये खबर दे रहे हैं कि उनका मन और पक्का हो चुका है उनका, और निश्चित तौर पर ये रहेगा सौरभ कि भाई अगर, अच्छा दूसरी बात सोचिए आप कि वो सिर्फ सांसद हैं, प्रदेश सरकार के साथ अगर आपका तालमेल नहीं है, जो कि अपोजिशन में आप हैं तो नहीं है, तो आपके अपने संसदीय क्षेत्र में क्या ही काम होंगे, कितने ऑफिसर आपकी बात सुनेगा, कौन सी योजनाएं आप क्या करा पाएंगे, केंद्र में भी वही स्थिति है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर आप कह सकते हैं कि
तो अभी मैं इसको माहौल अफवाह है। की श्रेणी में रखूं या खबर की श्रेणी में कि सपा भी टूटने वाली है? नहीं, अभी तो इसको बस वो अफवाह वाली श्रेणी में ही रखिए, क्योंकि आगे फिर जब और डेवलपमेंट होगा तो हम लोग उसको खबर के तौर पर रखेंगे। पोटेंशियल बस है, अभी हम लोग इतना बता रहे हैं कि वो पोटेंशियल है। ओके ओके, पोटेंशियल है इसमें, इसको खबर बनने का पोटेंशियल इसमें दिखता है। उन सांसदों के अंदर टूटने का पोटेंशियल है। ठीक है, अब 10-1 मिनट के अंदर, चूंकि आज किसी ने ये आरजेडी वाली बात और छेड़ दी मुझसे, तो ये मुझे बताइए कि बिहार से कभी ऐसी कोई खबर सुनी है आपने? चार ही सांसद 4 हैं लोकसभा में, आरजेडी के 4 हैं, राज्यसभा में उनके 5 हैं। उस 4 में सौरभ एक तो मीसा भारती है, छोड़ दीजिए, सवाल ही नहीं पैदा होता। इसके अलावा बाकी जो 3 सांसद हैं, एक जहानाबाद के हैं, एक औरंगाबाद के हैं और एक बक्सर के सांसद हैं। जहानाबाद वाले यादव जी हैं, औरंगाबाद वाले कुशवाहा जी हैं और बक्सर वाले राजपूत हैं। बक्सर वाले जगतानंद सिंह जो कि आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, उनके बेटे हैं। ये सुधाकर सिंह इनका नाम है। ये सुधाकर सिंह। शुरू में इनका पिता आरजेडी, लेकिन इनका बीजेपी से एसोसिएशन शुरू में रहा था। लेकिन वो ज़्यादातर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट वाली जो पॉलिटिक्स होती है ना, सिद्धांत वाली और इस तरह वाली, पिता पुत्र दोनों में ये है, वो उस तरह की राजनीति करते हैं। तो अभी ये सारी चीज़ें सुनने को नहीं मिल रही हैं। वो इशूज़ को लेकर ज़रूर उनका एक स्टैंड रहता है। जब आपको ध्यान में होगा कि जब आरजेडी में वो राज्य सरकार में मंत्री थे और हाँ, अच्छा, वो सुधाकर सिंह, वो जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने तो अपनी सरकार के खिलाफ वो आराम से बयानबाजियां करते थे और बोलते थे। नहीं, रामचरितमानस के खिलाफ भी बोले हुए हैं वो, तो मेरे ख्याल वो में। दूसरे हैं। अच्छा, वो दूसरे हैं, ये वो नहीं, ये तो बहुत पढ़े लिखे हैं। सुधाकर सिंह तो बहुत ओके। वेल बिहेव्ड, वेल एजुकेटेड वैसे सांसद हैं। तो मतलब अगर वहाँ होना तो फिर मीसा भारती के अलावा बाकी तीनों को ही आना पड़ेगा। हाँ, तो ये है ना भाई, 2-2 से तो काम नहीं बनेगा ना। तो वो फिलहाल आपको वहाँ ऐसी कोई सुगबुगाहट नहीं दिख रही? अभी वैसी मतलब चीज़ तो वो ऐसा नहीं है कि वो नेता ऐसे हैं जो कि वो इधर ना आना चाहें, किसी कीमत में नहीं आएंगे, इस तरह की चीज़ें नहीं है। ओके, क्योंकि जब उस तरह के नंबर्स की ज़रूरत होगी तो फिर जैसे जहानाबाद में एनडीए के पास कोई वैसा नेता नहीं, तो सांसद को भी बहुत दिक्कत नहीं होगी ठीक है, आने को लेकर। बक्सर वाली सीट भी एक तरह से तो खाली रहेगी। इसको हम अभी और विचारधारा के स्तर पर सुधाकर सिंह एकदम मैच कर जाएंगे बीजेपी से। तो इसको फिलहाल हम इसको शुद्ध अफवाह मान लेते हैं। हाँ, अभी उस तरह का मतलब यूपी वाली आपने बताई कि वो खबर डेवलप हो सकती है आने वाले क्योंकि पोटेंशियल इसमें ज़्यादा है ना, संख्या ज़्यादा है। तो चलिए, तो ये आज कुछ खबरों की नहीं, कुछ अफवाहों की पड़ताल हमने कर ली है। तो कल फिर लौटेंगे आपके साथ, भारत की खबर में कुछ और मुद्दों पर बात करेंगे। देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका, आज इतना ही।